हेलो एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। अब तक हमने कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में पढ़ा, जाना और आज हम आपको एक विशेष चिकित्सा पद्धति जिसे बायोलॉजिकल थेरेपी जैविक उपचार पद्धति कहा जाता है, आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैविक उपचार पद्धति को मेडिकल चिकित्सा भी कहा जा सकता है और मानसिक रोगियों के उपचार के लिए विशेष परिस्थितियों में, यानी जब इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात हो तो इन्हीं उपचार पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। और इनमें कुछ प्रमुख जो पद्धतियां हैं, कुछ प्रमुख मेथड्स जो हैं, वो साइकोसर्जरी, इलेक्ट्रोस्लेप, कीमोथेरेपी और आपका विशेष जो रूप से पद्धति आज हम आपको बताएंगे वो है इलेक्ट्रोथेरेपी, विद्युत उपचार पद्धति। इसके पहले आपने जब ड्रग एब्यूज़ पढ़ा तो आपने कुछ औषधि चिकित्सा विधियों के बारे में भी पढ़ा था। थोड़ा सा कीमोथेरेपी के बारे में आपको हम बताते हैं कि असामान्य व्यवहार की चिकित्सा के लिए जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका उपयोग बहुत सालों से, यानी लगभग 30 साल से अधिक का समय हो गया, 30-40 वर्ष से अधिक का इसका उपयोग किया जा रहा है। और इसका मुख्य कारण इसके उपयोग का यह है क्योंकि इन औषधियों से जो परिणाम मिलता है उससे काफ़ी सफलता मिलती है। इस प्रकार की औषधियों में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यानी मनोविक्षिप्तता विरोधी औषधियाँ आती हैं, जिनमें कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो प्रशांतक औषधियाँ हैं इनका उपयोग भी किया जाता है। और भारत में अनेक शताब्दियों से जिसको स्नेक रूट यानी सर्पगंधा, जड़ी बूटियाँ आदि का उपयोग भी मानसिक विकारों के उपचार में भारत में बहुत समय से किया जाता है। इंडियन मेडिकल गैजेट 1943 में इस प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे में एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी। 1954 में अमेरिका में जो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ मानसिक रोगियों को शांत करने के लिए उपयोग में लाई जाने लगी और इस प्रकार से इन औषधियों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि यह औषधियाँ, जब व्यक्ति इस प्रकार की दवाइयाँ मेडिसिन का उपयोग करता है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, जिन बीमारियों के बारे में हमने आपको पहले बताया था, जैसे अल्सर है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह से अन्य प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। मानसिक रोगियों के उपचार में अनेक प्रकार के प्रयोग 1950 से आरंभ हुए और औषधियों के प्रयोग भी किए जाने लगे। औषधियाँ रोगियों को शांत करने के लिए भी दी जाती हैं और ऐसे लक्षण जो कि उनमें संवेगात्मक तनाव उत्पन्न करती हैं, यानी जो उनमें इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं, उनको शांत करने के लिए औषधियों का प्रयोग कराया जाता है। इस तरह से जो मनोविक्षिप्तता विरोधी औषधियाँ होती हैं उनका उपयोग रोगी को शांत करने के लिए किया जाता है और इसमें अनेक ट्रैंक्विलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। ये ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं वो बाजार में विभिन्न प्रकार के नामों से मिलते हैं। इसके अलावा चिंता विरोधी औषधियाँ या हल्की प्रशांतक का उपयोग किया जाता है और इनके उपयोग से व्यक्ति की तनाव और चिंता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस बारे में चूंकि हम लोगों ने पहले थोड़ा अध्ययन किया हुआ है
इसलिए हम इसके बारे में अभी बहुत अधिक विस्तार से नहीं चल रहे हैं। चिंता विरोधी औषधियों के अलावा अवसाद विरोधी औषधियां भी प्रयोग में लाई जाती हैं। क्योंकि ये जो औषधियां होती हैं, इनके उपयोग का फायदा भी मिलता है और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी खोज किए गए। तो एक तरह से इनका उपयोग में फायदा भी है और इनसे कुछ कई बार कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण, रोग या दोष भी उत्पन्न होते हैं। वर्तमान समय ऐसा है कि हम किसी एक उपचार पद्धति या तरीके को नहीं अपनाकर बल्कि कई उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अब हम आपको जो बताने चल रहे हैं, आपने अक्सर इसके बारे में सुना है। विद्युत उपचार पद्धति, इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में। इसे विद्युत उपचार पद्धति में केवल आरंभ में जो पद्धति अपनाई जाती थी वह इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी थी। वर्तमान समय में जो पद्धतियां हैं उसमें हम आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, विद्युत आघात चिकित्सा पद्धति के बारे में बताने चल रहे हैं। जो ECT है, इसे इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। इसका आरंभ 1938 में सरलेटी और बिने ने किया। ये दोनों लोग जो चिकित्सक थे, मनोचिकित्सक थे और इटली के थे। इनकी जो आघात चिकित्सा का इन्होंने उपयोग किया, इसके बारे में अध्ययनों से ये पता चलता है कि जो विद्युत आघात चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, इसके पहले इंसुलिन शॉक थेरेपी और मेट्रोजोल चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। वर्तमान में इन दोनों पद्धतियों का उपयोग आज नहीं किया जाता है। इंसुलिन शॉक थेरेपी, इंसुलिन आघात चिकित्सा। इंसुलिन के बारे में आप जानते होंगे कि जो शुगर या डायबिटीज के रोगी होते हैं, उनमें इंसुलिन की इंजेक्शन दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है, जिससे जो शुगर की मात्रा जो है वह कंट्रोल होती है। यह जो थेरेपी है, इसका शुभारंभ जो हुआ वह सैकल 1933 ने किया। इन्होंने अपनी जो चिकित्सा पद्धति थी उसमें रोगी को इस पद्धति में अधिक मात्रा में इंसुलिन का डोज दिया जाता था, जिसके कारण ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती थी और परिणाम यह होता कि रोगी लंबे समय के लिए कोमा या निश्चेत अवस्था में चला जाता है। इस अवस्था के बाद रोगी थोड़ा स्वस्थ दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की जो चिकित्सा है, आघात की संख्या बढ़ने के साथ साथ कोमा अवस्था समाप्त होने पर रोगी स्वस्थ और अधिक स्वस्थ होता चला जाता है। इसमें अनेक रोगों के उपचार में यह पद्धति उपयोग में लाई जाती थी, जैसे शिज़ोफ्रेनिया, कैटाटॉनिक टाइप और पैरानॉइड डिसऑर्डर। इन सब में, यहाँ तक कि हैबिफ्रेनिक टाइप शिज़ोफ्रेनिया में भी इसका उपयोग अधिक मात्रा में होता था। किंतु जब आवश्यकता से अधिक इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है तो यह बहुत ही खतरनाक या घातक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की जो पद्धति है, यानी इंसुलिन जो चिकित्सा पद्धति, आघात पद्धति है, इसका उपयोग जो है डायबिटीज के रोगी, टीबी के रोगी और
हृदय रोग के रोगियों पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अब हम आपको मेट्राजोल थेरेपी के बारे में बता रहे हैं। इसका आविष्कार जो हुआ वह 1935 में वॉन मेड्यूना ने के द्वारा किया गया। ये बुडापेस्ट के मनोचिकित्सक थे। इन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि जो मनोविदलता शिज़ोफ्रेनिया का जो रोगी होता है और उसमें जो मिर्गी के दौरे आते हैं, तो दौरे के पश्चात अपने आप अस्थायी रूप से शिज़ोफ्रेनिया के मनोविदलता के लक्षण जो हैं वह समाप्त हो जाते हैं। अतः इन्होंने मनोविदलता के उपचार के लिए ऐसी औषधि की खोज करने लगे जिससे मिर्गी जैसे एपिलेप्सी जैसे दौरे पड़ने लगे। इसके लिए इन्होंने मेट्राजोल औषधि का मेडिसिन का प्रयोग किया, लेकिन इस औषधि के प्रयोग से रोगी की हड्डियां टूटने और उसकी मृत्यु भय जो दर थी उसकी संभावना होने के कारण यह उपचार पद्धति बिल्कुल लोकप्रिय न हो सकी और वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी जो है इसमें रोगी को जो है आराम से एक ऐसे बिस्तर पर लिटा दिया जाता है जो बहुत ही आरामदेह होता है, गद्देदार बिस्तर होता है, और इसमें रोगी के हाथ पैर को मजबूती से पकड़ लिया जाता है जिससे कि रोगी को आघात के समय किसी प्रकार से कोई चोट न लगने पाए। इसमें प्लास्टिक की बनी एक माउथ गैग उसके दांत में फंसा दी जाती है जिससे आघात के समय जिस समय शरीर में कन्वल्सन हो, ऐंठन हो, क्योंकि इसमें एक तरह से रोगी के पूरे शरीर में ऐंठन होती है, अगर ऐसी स्थिति में उसकी जीभ दांतों के बीच में पड़ जाए तो कटने या घाव होने का पूरा खतरा होता है। इसीलिए माउथ गैग को ध्यान दीजिएगा कि दांतों में फंसा दिया जाता है ताकि जीभ उसके बीच में न आने पाए। हाथ पैर को भी पकड़ लिया जाता है और रोगी की कनपट्टी पर इलेक्ट्रोड्स को बांध दिया जाता है और सारी तैयारियां पूरी करने के बाद 70 से 130 वोल्ट की विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक जो वेव्स है उसको 0.1 सेकेंड से 0.5 सेकेंड यानी बहुत कम समय के लिए प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार की जो विद्युत धारा शरीर में प्रवाहित की जाती है तो इसके कारण शरीर में ऐंठन होने लगती है और यह जो ऐंठन होती है वह बिल्कुल ऐसी ऐंठन होती है जैसे मिर्गी के दौरे में होती है और इसके कारण रोगी का जो शरीर होता है वह काफ़ी ऐंठता है, उसको दौरे जैसे पूरे लक्षण दिखते हैं और ऐंठन के कुछ समय बाद रोगी के शरीर में फ्लेक्सेशन होता है, आकुंचन होता है। इसके बाद जो अगला फेस होता है उसे टॉनिक फेस कहा जाता है, जिसके आरंभ होते ही रोगी के शरीर में रिजिडनेस अनम्यता होनी आरंभ हो जाती है। इसका अगला फेज क्लोनिक फेज कहलाता है। इसमें जो रोगी होता है उसके संपूर्ण शरीर में ऐंठन दिखाई देने लग जाती है। यानी सबसे पहले जो है
रोगी के शरीर में आकुंचन होता है, फिर टोनिक फेस होता है, फिर क्लोनिक फेस होता है। यानी टोनिक फेस से जो ऐंठन शुरू होती है वो क्लोनिक फेस में पूरे बॉडी में दिखाई देती है। इसे जनरलाइज्ड कन्वर्जन कहा जाता है। और रोगी के हाथ पांव जो होते हैं वह पूरे एक तरह से फड़फड़ाने लगते हैं, और यह अवस्था जो होती है वह 30 सेकंड रहती है, और टोनिक फेस लगभग 10 सेकंड रहती है। रोगी के शरीर से जब यह ऐंठन समाप्त होती है तो रोगी जो है लगभग आधे घंटे के लिए अचेत या बेहोश जैसा हो जाता है। एक रोगी को जो विद्युत आघात दिए जाएंगे उसका निर्धारण किया जाता है कि एक सप्ताह में एक व्यक्ति को कितनी बार यह विद्युत आघात दिया जाएगा। यह डिपेंड करता है कि रोगी की रोग की अवस्था क्या है, और साथ ही साथ रोगी की अवस्था किस प्रकार की है। यानी रोगी और रोग दोनों के बारे में अध्ययन करने के बाद ही इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। एक सप्ताह में ये 2 से 3 बार भी शॉक दिए जा सकते हैं। विद्युत आघात की संख्या बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे विद्युत आघात की संख्या बढ़ाई जाती है वैसे वैसे रोगी के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस उपचार पद्धति में वर्तमान समय में संशोधन भी किए गए हैं, और पहले के मुकाबले इसमें काफ़ी परिवर्तन करके अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक युग में कुछ ऐसे संशोधन हैं जिससे ऐंठन की मात्रा जो बॉडी में कन्वर्सन होता है वो कम मात्रा में होता है, और इससे होने वाली जो दुर्घटनाएं घटित होने की संभावनाएं थी वह भी काफ़ी कम हो गई हैं। इस उपचार पद्धति की सहायता से कैटाटॉनिक और हेबिफ्रेनिक प्रकार की मनोविदलता जो होती है इसका उपचार करना अधिक संभव होता है। इस उपचार पद्धति के द्वारा मेलनकोलिया के लगभग 90% रोगियों को ठीक किया जा सकता है। इस उपचार पद्धति की बहुत सारी सीमाएं भी हैं। इसका जो सबसे बड़ा दोष यह है कि अगर जरा भी सावधानी में कमी रखी गई तो हड्डियों में फ्रैक्चर या हड्डियों का अपने स्थान से खिसक जाने की समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए वर्तमान में इस थेरेपी का प्रयोग दिन प्रतिदिन कम किया जा रहा है। अब हम आपको इलेक्ट्रोस्लेव थेरेपी के बारे में बताते हैं। इस उपचार पद्धति को सेरेब्रल इलेक्ट्रोस्लेव थेरेपी भी कहते हैं। यह पद्धति जो है वह रूस में अधिक प्रचलित है, जिसे सेरेब्रल इलेक्ट्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसमें रोगी की कनपटी से इलेक्ट्रोड्स बांधकर अत्यंत हल्की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और ऐसा जो विद्युत धारा प्रवाहित करने से रोगी न तो बेहोश होता है और न ही उसके शरीर में किसी भी प्रकार की ऐंठन होती है। इस पद्धति के द्वारा
1 या 2 सप्ताह तक यह उपचार प्रतिदिन चलाया जाता है और प्रतिदिन आधा घंटा तक यह हाफ एन आवर तक यह उपचार चलता है। और रोसेंथॉल ने अपने अध्ययन में ये पाया कि दीर्घकालीन चिंता, अवसाद और इंसोमेनिया से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार में इस प्रकार की जो पद्धति है वह बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। इसके अलावा मनोशल्य चिकित्सा की बात करते हैं, साइको सर्जरी की बात, जो कि मोनिस 1936 ने सर्वप्रथम मनोजन्य मनोविक्षिप्तता के उपचार में साइको सर्जरी उपचार पद्धति का उपयोग किया था। वर्तमान में इस उपचार पद्धति द्वारा मनोविदलता और मेलनकोलिया और मैनिक डिप्रेसिव रोगों से ग्रस्त रोगियों का उपचार किया जाता है। मोनिस जो थे वह रोगियों के इलाज के लिए एक प्रकार का ऑपरेशन करते थे। वह दोनों कनपटियों में एक एक छेद करते थे और फिर फ्रंटल लोब और थैलेमस को जोड़ने वाले जो तंतु थे उनके एक निश्चित भाग को काट देते थे। इस प्रकार की सर्जरी में इस प्रकार की विधि में मोनिस ने अनेक तकनीकों का आविष्कार किया। इसमें टोपेक्टोमी, जिसमें कि ऑपरेशन के द्वारा फ्रंटल लोब के कुछ अंशों को निकाल दिया जाता है। इसके अलावा थैलेमस में एक विद्युत सुई चुभोकर विद्युत धारा प्रवाहित करने की विधि भी अपनाई जाती है। और जब ऑपरेशन सफल हो जाता है तो रोगी के लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यह उपचार पद्धति अंतिम उपाय के रूप में ही अपनाई जाती है और मनोविकृत व्यक्तित्व वाले रोगियों पर इसकी चिकित्सा बहुत संदेहास्पद है। इस विधि की सफलता बहुत ही संदेहास्पद है। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको जैविक उपचार पद्धति के बारे में बताया और इसके पहले हमने आपको बहुत सारी उपचार पद्धतियों के बारे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया था। और जैविक उपचार पद्धति जो है यह पूरी तरह से शारीरिक आधारों पर, यानी ये दवाओं के, शॉक के, इंजेक्शन के, इन सब के आधार पर की जाती है। अब हम आपको एक ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग पद्धति के बारे में बताने चल रहे हैं जिसके बारे में आप जानने को हमेशा उत्सुक रहीं। तरह तरह के आपको मैंने अक्सर जब देखती थी मैं कि आप लोग एक दूसरे पर ये उपयोग करते रहते थे कि हम तुमको सम्मोहित कर ले रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पद्धति के बारे में। लेकिन इसका उपयोग हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि समय है हमारे पास। तो आपकी उत्सुकता को देखते हुए आज हमने आपको थोड़ा सा हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन उपचार पद्धति के बारे में भी बताने की कोशिश की है। अभी तक आपने जितनी पद्धतियां पढ़ी उसका उपयोग एक ट्रेंड और जो कुशल मनोचिकित्सक हैं वह कर सकते हैं। लेकिन यह जो सम्मोहन उपचार पद्धति के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं, आपने अक्सर फिल्मों में देखा है, लोगों से सुना है। इसके बारे में भ्रांतियां भी बहुत सारी हैं। सिर्फ और सिर्फ आज इस मेथड को, चूँकि ये साइकोलॉजी में काफ़ी यूज़ की जाती थी, फ्रायड ने भी बहुत समय तक इस पर वर्क किया था, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जो हिप्नोथेरेपी है, प्राचीन समय में जो मिस्र के लोग थे उनको सम्मोहन के संबंध में ज्ञान था। मनोचिकित्सा के संबंध में इसका सर्वप्रथम उपयोग
मैस्मर ने किया था। इसके अलावा बर्नहिम तथा लेबॉल्ट ने भी इस उपचार पद्धति के में काफ़ी सहयोग दिया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। और फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक ने भी अपने उपचार पद्धतियों में इसका उपयोग कन्वर्सन हिस्टीरिया के रोग के उपचार के लिए किया। ल्यूबा ने कहा है कि सम्मोहन एक अत्यधिक सुझावपूर्ण अवस्था है, यानी जब तक ये आपका जो पेशेंट है, रोगी है, वह सुझाव को समझने योग्य नहीं होगा, मानने योग्य नहीं होगा, सुझाव ग्रहणशीलता नहीं होगी उसमें, इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सम्मोहन एक अत्यधिक सुझावपूर्ण अवस्था है जो कि एक इच्छुक, जो कि चाहता है, प्रयोज्य में एक कुशल चिकित्सक द्वारा, कोई भी नहीं उत्पन्न कर सकता है, एक कुशल चिकित्सक द्वारा उत्पन्न की जाती है। और इस अवस्था में विशेष रूप से उसी वास्तविक और प्रतीकात्मक परिस्थिति पर ध्यान करता है जिसके लिए चिकित्सक उसके स्थान को निर्देश देता है, यानी किसी विशेष वस्तु, स्थान आदि पर ध्यान केंद्रित करवाने की यह प्रक्रिया मानी जाती है। जो सम्मोहन में अनेक प्रविधियां हैं, परंतु इन सब में जितनी भी प्रविधियां हैं उनमें कुछ विशेष फैक्टर हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि सम्मोहन से संबंधित जो व्यक्ति में भय होता है कि हमसे सब कुछ कबुलवा लेंगे, हमसे सब कुछ जान लेंगे, इसको पेशेंट के मन से निकाला जाता है, क्योंकि जब तक यह भय नहीं निकाला जाएगा तब तक जो रोगी है वह सहयोग नहीं देता है। इसके बाद ये भय निकालने और रोगी को जो मतलब जिसको जो भी क्लाइंट है उसको आराम से शिथिल होने के लिए आरामदायक स्थान दिया जाता है और जो उसका ध्यान है उसको सीमित किया जाता है, यानी केंद्रित करने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए जो थेरेपिस्ट है वह इसका उपयोग या तो कह सकता है कि आप हमारी ओर देखिए, हमारी आंखों में देखिए, किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करिए, और इस तरह से उसके ध्यान को सेंट्रलाइज्ड करने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे सुझाव दिए जाते हैं जो पुनर्बलित करने वाले होते हैं और इस प्रकार के रीइंफोर्स्ड सजेशंस के द्वारा जो प्रयोज्य होता है उसकी क्रिया को निर्देशित किया जाता है और इसके लिए जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसे वैसे बार बार सुझावों को दोहराया जाता है और प्रयोजक के मन में यह विश्वास उत्पन्न कराना जरूरी होता है, आवश्यक होता है कि वह चिकित्सक के निर्देश या सुझाव का पालन करे। इस प्रकार से व्यक्ति की सुझाव ग्रहणशीलता को बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति सुझाव ग्रहणशीलता को व्यक्ति में डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक व्यक्ति के ऊपर इसका असर नहीं होगा। इस बीच बार बार यह निर्देश दिया जाता है कि वह ध्यान को केंद्रित करे और ध्यान केंद्रित करने में व्यक्ति की जब पलकें झपकती हैं या आंखें बोझिल होने लगती हैं रोगी की, तब उसको जो अध्ययन करता है, सम्मोहन करता है, वह बताता है कि आपकी आंखें अब बोझिल हो रही हैं और जो रोगी होता है उसको ऐसा लगता है कि उसकी आंखें जो हैं
सम्मोहनकर्ता के प्रभाव के कारण बंद हो रही हैं। इस प्रकार से उसके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हमें जो चिकित्सक है जैसा कह रहा है उसके कारण हमारे पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। और इसी प्रयास में, इस प्रकार की प्रक्रिया में, तब जब चिकित्सक देखता है कि रोगी जो है उसकी आंखें बंद हो रही हैं, वह आराम की स्थिति में आ रहा है, तब चिकित्सक के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि हर व्यक्ति को सम्मोहित नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है। सभी व्यक्ति समान मात्रा में सम्मोहित नहीं होते हैं। कुछ प्रयोज्य ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी ही उनकी आंखें बोझिल होने लगती है और हल्के सम्मोहन के ही प्रभाव में वह नींद या सम्मोहन की अवस्था में पहुंच जाते हैं और सुझावों का पालन करने लगते हैं। लेकिन अधिकांश प्रयोज्य ऐसे भी होते हैं, अधिकतर प्रयोज्य ऐसे भी होते हैं जिनको सम्मोहित करने में बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है और इनको जल्दी सम्मोहित भी नहीं किया जा सकता है। सम्मोहन के प्रभाव के आधार पर प्रयोज्यों में अनेक प्रकार के इंटरेस्टिंग बिहेवियर भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार मनोचिकित्सा में जो सम्मोहन का उपयोग किया जाता है उससे संबंधित कुछ विशेष व्यवहार ऐसे हैं जैसे जो दबी हुई स्मृतियां हैं, बरीड मेमोरीज, उनका रिकॉल किया जा सकता है। यानी विस्मृतियों का जो कुछ लगता है कि हम भूल गए हैं उसका पुनः स्मरण संभव होता है। आघातपूर्ण ऐसे अनुभव जिनको चेतना से दमित किया जा चुका होता है, सम्मोहन के द्वारा इनको पुनः चेतना में लाया जा सकता है। इसी प्रकार से जब दमित आघातपूर्ण इच्छाओं को चेतन में लाया जाता है तो उससे संबंधित संवेगात्मक तनाव जो होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। आपने मनोचिकित्सा विधियां पढ़ी और उसमें आपने पढ़ा था कि जो दमित हमारी प्रक्रियाएं हैं, दमन की प्रक्रियाएं हैं, इसके कारण व्यक्ति में बहुत सारी विकृतियां उत्पन्न होती हैं। तो ये देखा गया है कि सम्मोहन के कारण क्या होता है कि जो दमित आघातपूर्ण इच्छाएं हैं उससे संबंधित संवेगात्मक तनाव जो है वह इसलिए कम हो जाता है कि यह स्मृतियां पुनः चेतना पर आकर व्यक्त हो जाती हैं और इस प्रकार से यह अनुभव अहम संरचना में शामिल हो जाता है, ईगो स्ट्रक्चर में शामिल हो जाता है। किशोरावस्था और बाल्यावस्था में जो आघातपूर्ण अनुभव होते हैं उनको पुनः जागृत करके फिर से उत्पन्न करके रोगी के जो वातावरण है, विकृत वातावरण है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा एज रिग्रेशन, रोगी को इस प्रकार का सुझाव दिया जाता है कि आप अपने से कम आयु या आयु प्रतिगमन यानी पीछे की ओर लौटना, यानी उसे किसी भी आयु की अवस्था तक के लिए सम्मोहित किया जा सकता है कि वह 6 वर्ष का हो गया है, वह 8 वर्ष का हो गया है और इसके प्रभाव के कारण रोगी के व्यवहार में उसी तरह के बच्चे या बालपन के व्यवहार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इस आयु प्रतिगमन के द्वारा जो प्रारंभिक जीवन है उसकी विशेष जो बातें हैं, विशेष घातक जो अनुभव हैं,
वह भी व्यक्त हो सकते हैं। यानी चिकित्सक का मुख्य कारण प्रतिगमन की अवस्था में ले जाने का, इसके पहले भी आपने कहा देखा कि विस्मृतियों का पुनः स्मरण होता है, और इसमें जब प्रतिगमन की क्रियाएं करवाई जाती हैं, बचपन की ओर लौटाया जाता है, तो बचपन के आघात भी एक बार पुनः सक्रिय हो सकते हैं और उनको जाना जा सकता है। इस प्रकार जो कि विकृतियों का प्रमुख कारण माना जाता रहा है बाल्यकालीन आघात या अनुभव, तो इन आघात या अनुभवों को जो कि बच्चा व्यक्त नहीं कर पाया रहता है उस समय, इस सम्मोहन के द्वारा उसको व्यक्त कराकर उसको जाना जा सकता है और उसका इलाज किया जा सकता है और उससे संबंधित लक्षणों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। इसके अलावा सम्मोहन के प्रभाव से रोगी में एक हिप्नोटिक ट्रांस की स्थिति, सम्मोहन तंद्रा की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। इस अवस्था में प्रयोज्य को, जो भी उस रोगी है प्रयोज्य है, उसको स्वप्न दिखाई देते हैं। आप फ्राइड की विधि को याद करिए, उन्होंने ड्रीम एनालिसिस की बात की थी। तो इस अवस्था में रोगी को जो स्वप्न दिखाई देते हैं या जागने के बाद भी रोगी स्वप्न को देख सकता है। यानी इस प्रकार के स्वप्न स्वप्न न होकर एक प्रकार के विभ्रम होते हैं, और इनकी सहायता से जो दमित अंतर्नोद हैं, जो कुछ भी उसने दमन की प्रक्रिया में अपने द्वंद्वों को दबाया है, अंतर्द्वंद है, इनका पता लगाया जा सकता है। मॉस 1960 ने एक ऐसे केस का भी वर्णन किया है जिसमें एक रोगी को डॉग फोबिया था, कुत्तों से भय था, और जब उसे इस स्वप्न की प्रक्रिया से गुजारा गया तो उसके इस भय का पता लगाया गया कि उसमें फोबिया के लक्षण क्यों और किस कारण से थे, इसका पता लगाया गया और उसके प्रभाव को सम्मोहन के द्वारा दूर किया गया। सम्मोहन की प्रक्रिया के बाद सुझाव की प्रक्रिया भी होती है। सम्मोहन जैसे अन्य विधियां जो होती हैं, उसी तरह से सम्मोहन का भी उपयोग किया जाता है। आपने साइकोथेरेपी पढ़ी, उसमें बहुत सारी पद्धतियां पढ़ी, और चाहे मनोविश्लेषण हो, चाहे व्यवहार चिकित्सा पद्धति हो, चाहे कॉग्निटिव थेरेपी हो, जितनी भी थेरेपीज आपने पढ़ी, उसमें सुझाव को बहुत महत्व दिया जाता है। तो इस पद्धति में भी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा इसमें सुझाव का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस प्रकार के सुझाव से रोगी को सम्मोहित भी किया जाता है, और इस प्रकार के सुझाव को सम्मोहित करने के बाद जब वह वापस सामान्य अवस्था में आता है तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और ऐसी अवस्था से यह देखा गया है कि जब व्यक्ति को सम्मोहन में जो सुझाव दिए जाते हैं, उसके बाद जो सुझाव दिए जाते हैं, यानी एक तरह से जो हिप्नोटिज्म की प्रक्रिया है, सम्मोहन की प्रक्रिया है, वह सुझाव पर आधारित है। और अध्ययनों में यह पाया गया है कि इसके जो सुझाव होते हैं, इसके कारण व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं, डर, भय, विकृत अवस्थाओं से मुक्ति पा सकता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि सम्मोहन के कारण विभिन्न प्रकार के ऐसे लक्षणों को दूर किया जा सकता है जो कि विभिन्न प्रकार की गलत आदतों से उत्पन्न चीजों को या गलत आदतों को छुड़ाया जा सकता है। और सम्मोहन के कारण ही व्यक्ति में अनेक प्रकार के लक्षणों को उत्पन्न किया जा सकता है।
इस संबंध में आपको एक बता दें, कन्वर्सन हिस्टीरिया के एक केस में देखा गया था कि रोगी अपने बाएं हाथ में शिकायत करता था कि वह कार्य नहीं करता है, उठता नहीं है, और सम्मोहन के द्वारा उसे यह एहसास दिलाया गया कि उसे पेन बाएं में नहीं दाहिने में है, और उसका यह पेन बाएं से दाहिने पर ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह से चिकित्सकों का यह विश्वास है कि इस पद्धति के द्वारा बहरापन, लकवा, अंधेपन आदि लक्षणों को दूर किया जा सकता है, और इसके द्वारा जो विस्मृत घटनाएं होती हैं उसको पुनः चेतना में लाया भी जा सकता है। साथ ही साथ अनेक गलत प्रकार की आदतों से रोगी का उपचार भी किया जा सकता है, यानी इन आदतों को छुड़ाया भी जा सकता है। लेकिन जितनी पढ़ने, देखने, सुनने और समझने में यह विधि बहुत सहज लग रही है, लेकिन यह विधि का उपयोग इतना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में तो इसका प्रयोग न के बराबर होता है, क्योंकि यह सभी के द्वारा ऐसा किया जाना संभव नहीं है। न तो हर रोगी को सम्मोहित किया जा सकता है, और न ही हर चिकित्सक में यह कुशलता हो सकती है, यह योग्यता हो सकती है कि वह रोगी को सम्मोहित कर सके। और साथ ही साथ यह भी माना गया है कि इस उपचार पद्धति के द्वारा कोई स्थायी चिकित्सा नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि रोगी सम्मोहित ही नहीं होगा तो उपचार भी संभव नहीं है। इस चिकित्सा पद्धति पर यह आक्षेप भी है कि बार बार सम्मोहित होने से व्यक्ति का जो अहम है, स्वाभिमान है, वह खोने लग जाता है। इसलिए इसके उपयोग के लिए कुशल चिकित्सक ही इसका उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो आपको चिकित्सा पद्धतियां बताई थी, उसी रेफरेंस में हमने आज आपको 2 अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बताया। यह चिकित्सा पद्धतियां आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी होना जरूरी था। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और डिसीजेस और विकृतियों के बारे में पढ़ेंगे।